नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया आपका फिर से एक बार स्वामी प्रिया कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मराठी का विश्वकोश ये चैप्टर मराठी टू हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं अपना स्थूल वाचन विश्वकोश। तो लेट स्टार्ट अवर विश्वकोश। विश्वकोश स्थूल वाचन। विश्वकोशाची ओळख करून देणारा हा पाठ आहे. आपल्या ज्ञानविषयक गरजा आणि व्यावहारिक सोयी यांच्या दृष्टीने सर्व विषय संग्राहक मराठी विश्वकोश अधिक उपयुक्त आहे. विश्वकोश यानी एक डिक्शनरी रहती है, उसे कहते हैं विश्वकोश. तो ये जो विश्वकोश है इसकी पहचान कराने का ये लेसन है. और उसमें क्या होता है, ज्ञान विषयक गरजा यानी अपने स्टडी के जो ज़रूरत है उसकी जो इम्पोर्टेंस है स्टडीज़ के लिए है वो. और व्यवहारिक सोई मतलब हम लोग जो व्यवहार में कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसकी जो संग्रह रहता है वो इस मराठी कोश में हमें ज़्यादातर दिखाया जाता है या तो पाया जाता है. कोणत्याही शब्दाचे वेगवेगळे संदर्भ विश्वकोशातून मिळू शकतात. मतलब ये जो विश्वकोश है उसमें कौन सा भी शब्द रहने दो, कौन सा भी वर्ड रहने दो, उसके अलग अलग संदर्भ इस विश्वकोश में से मिलते हैं. जैसे देखो बच्चों, हम लोग इंग्लिश डिक्शनरी तो मोस्टली सब यूज़ करते हैं. उसमें रहता है एक वर्ड से अनेक उसके मीनिंग्स हम लोग को दिखाई देते हैं. वैसे ही इस विश्वकोश में मराठी शब्द के अलग 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 संदर्भ यहाँ पे देखने मिलते हैं. हे संदर्भ पाहणे, या संदर्भाचा अभ्यास करणे या भाषा समृद्धीच्या दृष्टीने अत्यंत आनंददायी प्रक्रिया आहेत. मतलब ये जो शब्द के संदर्भ देखना, उनकी स्टडी करना, ये क्या है, भाषा समृद्धि की दृष्टि से एक आनंददायी प्रक्रिया है. हा आनंद मिळावा, विश्वकोश पाहण्याची गरज कळावी व विश्वकोश अभ्यासण्यासाठी सवय लागावी या हेतूने स्थूल वाचन विभागात समावेश असलेला हा पाठ महत्वपूर्ण आहे. मतलब ये जो खुशी है विश्वकोश की, ये मिलने के लिए, विश्वकोश देखने के लिए, मतलब विश्वकोश देखना ये जरूरी है. और विश्वकोश की स्टडी में हम लोग को आदत लगना, ये उस हेतु से ये जो स्थूल वाचन जो है अपना, उसमें ये विश्वकोश का समावेश किया हुआ है. तुमच्या शाळेच्या अथवा तुमच्या गावातील सार्वजनिक ग्रंथालयात तुम्ही गेलात तर अनेक जाडी मोठी पुस्तके असलेलं काचेचं कपाट तुमचं लक्ष वेधून घेईल. मतलब यहाँ पे बताया है कि आपके स्कूल में या आपके गांव या सिटी के जो सार्वजनिक ग्रंथालय यानी जो पब्लिक लाइब्रेरी रहती है, वहाँ पे आप कभी गए होगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मोटी सी जो बुक्स रहती है वो, और वो किस कांच का जो कपाट रहता है उसमें रखे हुए रहती है जो बुक्स. कैसी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी. ये जो बुक्स है आपका ध्यान खींच के लेगी. मराठीच्या विविध साहित्य संपदेसोबत मराठी विश्वकोश, मराठी उत्पत्तिकोश, मराठी चित्रकोश, मराठी शब्दकोश असलेली ही ग्रंथसंपदा हा प्रत्येक वाचनालयाचा मानबिंदू. या पाठात आपण मराठी विश्वकोशाचा परिचय करून घेऊया. जो मराठी का साहित्य रहता है उसमें, उस मराठी के साहित्य में मराठी का जो विश्वकोश रहता है वो, मराठी का उत्पत्ति कोश रहता है ये, मराठी चरित्र कोश और मराठी शब्दकोश, ये जो चीज़ें है ये मराठी ग्रंथ जो है, साहित्य जो है उसकी ग्रंथ संपदा है. और ये हर एक जो वाचनालय रहता है, जो ग्रंथालय रहता है, उसका ये क्या है, मानबिंदु है. और हमें
मराठी विश्वकोश का परिचय नीचे दिया है। मानव्य विद्या, विज्ञान व तंत्रज्ञान यातील सर्व विषयांचे अद्ययावत ज्ञान एका व्यापक योजनेखाली संकलित करणारा असा हा मराठी विश्वकोश। मतलब मानव विद्या जो होती है वो, साइंस, तंत्रज्ञान यानी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तुम लोग बोलते वैसे, तो या उसमें से जो इन सभी सब्जेक्ट का जो ज्ञान है वो एक योजना तक, मतलब एक जहाँ पे संकलित होता है, एक हम लोग बोलते हैं ना इकट्ठा होता है, वो क्या है मराठी विश्वकोश। कोणताही एक महत्वाचा विषय अन्य अनेक विषयांशी संलग्न असतो। मतलब कोई भी एक जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट में संलग्न रहता है, यानी अलग अलग सब्जेक्ट में बांटा हुआ रहता है। अशा अनेक विषयांची एकत्र माहिती मिळाली तर तो विषय नीट समजून घेता येतो। मतलब ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है जो एक साथ मिली तो वो सब्जेक्ट समझ के लेना बहुत आसान होता है। एखाद्या मुख्य विषयातून अनेक उपविषय निर्माण होतात। मतलब कभी कभी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, उसमें से बहुत उसके अलग अलग उपविषय यानी अलग अलग सब्जेक्ट निर्माण होते एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से। उदाहरणार्थ वैद्यक शास्त्र, मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, वैद्यक शास्त्र यानी मेडिकल सब्जेक्ट जो रहता है उसे कहा है। उस मेडिकल में क्या क्या दिखाई देता है देखो, औषध विज्ञान, जीवन रसायन शास्त्र, शारीरिक क्रिया विज्ञान, शरीर रोग जंतु शास्त्र। मतलब यहाँ पे एक औषध विज्ञान शास्त्र दिया है, जीव रसायन शास्त्र दिया है, शरीर क्रिया विज्ञान दिया है, शरीर और रोग जंतु शास्त्र। मतलब ये जो वैद्यक शास्त्र है उस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। इस मुख्य सब्जेक्ट से औषध विज्ञान, जीवन रसायन शास्त्र, शारीरिक क्रिया विज्ञान, शरीर और रोग जंतु शास्त्र ये उसके उपविषय निर्माण होते हैं। ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है। मुख्य विषय व त्यांचे संलग्न विषयांचे ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी मराठी विश्वकोश उपयोगी पड़तो। मतलब जहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है और उसके साथ अलग अलग विषय जो रहते सब्जेक्ट रहते उसकी ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो मराठी विश्वकोश है वो बहुत इम्पॉर्टंट होता है। शिक्षणाचा प्रसार जसा झपाट्याने वेग घेऊ लागला, भाषा समृद्धीची वाटचाल जशी दमदार होऊ लागली, तशी भाषा सर्वार्थाने खुलू लागली। मतलब जैसे स्टडीज का जो प्रचार है वो बहुत फास्ट होने लगा, वैसे उस भाषा की जो समृद्धि रहती, उसकी जो बोलते हैं ना भाषा समृद्धि की वाट चली, यानी भाषा समृद्ध होना मतलब भाषा में सुधार होना, ये भी कैसे हो गई, दमदार हो गई। और तशी भाषा सर्वरताने खुलने लगली और इसी की वजह से जो भाषा जो है वो खिलने लगी। मतलब जैसे शिक्षण का प्रसार तेजी से बढ़ने लगा और भाषा समृद्धि की जो वाटचाल है वो भी दमदार होने लगी, उससे भाषा जो है खिलने लगी। मतलब एक खूबसूरत भाषा तयार होने लगी। भाषांमध्ये आदान प्रदान होऊन अनेक नवे शब्द मराठीत रूढ झाले। मतलब भाषा भाषा में जो आदान प्रदान होने की वजह से मराठी में भी बहुत सारे नए शब्द रूढ हुए हैं, मतलब तयार हुए। वाढत्या औद्योगिकरणामुळे समाजाच्या वैज्ञानिक व तांत्रिक गरजा वाढू लागल्या। मतलब अभी जो औद्योगिक करण जो चालू है उसकी वजह से क्या हुआ, सामाजिक वैज्ञानिक और तांत्रिक ये जो गरजा जो है वो बढ़ने लगा। अनेक नवे शब्द अस्तित्वात आले, बहुत सारे नए नए शब्द अस्तित्व में आए। शब्दांना नवीन आयाम प्राप्त झाले, शब्द में नए आयाम प्राप्त हुए। त्याचबरोबर सर्व विषयक संग्राहक विश्वकोशाची गरज निर्माण झाली। इसी के साथ सर्व विषय संग्रह की विश्वकोश की गरज निर्माण हुई। उच्च शिक्षणाचे माध्यम म्हणून
मराठीचा होत गेलेला अधिकाधिक स्वीकार. मराठीमध्ये निर्माण झालेली संदर्भ ग्रंथाची तीव्र गरज आणि शासन व्यवहाराची भाषा म्हणून राज्य पातळीवर मराठीला मिळालेली मान्यता या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषेतील सर्व विषय संग्राहक विश्वकोशाची गरज अधोरेखित झाली. मतलब जैसे जो शिक्षण जो है, जो स्टडी है, अपना पढ़ाई, ये जो उच्च होते गई, उच्च माध्यम होते गई, वैसे जो मराठी का जो अधिकाधिक स्वीकार होने लगा और मराठी में निर्माण हुए हुए संदर्भ ग्रंथ जो है उनकी गरज तीव्र निर्माण हुई और शासन व्यवहार में भी ये जो भाषा है मराठी, ये राज्य पातली मतलब राज्य स्तरीय पे मराठी को मान्यता मिली. मतलब जो महाराष्ट्र देश है उसमें मराठी ये भाषा को राज्य स्तरीय राजभाषा माना जाता है. तो उसकी जो मान्यता है जो भाषा को मिली. इसी पार्श्वभूमि के साथ मराठी भाषा में सर्व विषय संग्रह विश्वकोश की गरज अधोरेखित हुई. मराठी विश्वकोशाचा परिचय करून घेताना ज्ञानकोशकार डॉक्टर श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांचे कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करणे जरुरीचे आहे. मतलब यहाँ पे मराठी विश्वकोश का परिचय देने के टाइम पे जो ज्ञानकोशकार डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर जी है उनका कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करना जरूरी है. स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यांनी केलेली कामगिरी विषय उल्लेखनीय आहे. मतलब जब भी हम लोग को स्वातंत्र्य नहीं मिला था, मतलब हम लोग जब उस टाइम पे इंडिपेंडेंस नहीं थे, उस टाइम पे उन्होंने ये कामगिरी की है, इसलिए उनका विषय जो है उल्लेखनीय है. तथापि त्यानंतरच्या काळात विशेषतः स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्ञान विकासाच्या क्षेत्राचा ज्या वेगाने विकास झाला, हा विकास लक्षात घेऊन विद्यमान ज्ञानक्षेत्रांचा सर्वांगीण परिचय करून देणारा मराठी विश्वकोश हा आश्वासक प्रयत्न आहे. मतलब अभी स्वातंत्र्य उत्तर काल में, मतलब जिस टाइम पे हम लोग को इंडिपेंडेंस हम लोग हो गए थे, उसके बाद भी जो ज्ञान का विकास हुआ था उस क्षेत्र में जैसे तेजी से अपना विकास हुआ, ये विकास ध्यान में रख के ये जो विद्यमान का ज्ञान क्षेत्र है उसमें सर्वांगीण परिचय कहाँ से मिलता है, तो मराठी विश्वकोश से होता है. ये प्रयत्न यहाँ पे दिखाई देता है. विश्वकोश असा तयार झाला, मतलब अभी विश्वकोश कैसे तयार हुआ ये बताया. फर्स्ट पॉइंट है विषयावर तज्ञांच्या समितीची रचना केली गेली. मतलब जो भी विषय है उस पे तज्ञ की समिति की रचना की गई. सेकंड, प्रत्येक विषयाच्या नोंदीची शीर्षके निश्चित केली. मतलब हर सब्जेक्ट की नोंद की शीर्षक जो है वो निश्चित की गई. थर्ड, मुख्य मध्यम लहान नोंदीतील मुद्द्यांची टाचणी तयार केली. मतलब थर्ड पॉइंट पे जो मुख्य है इम्पॉर्टंट फर्स्ट पे है वो, सेकंड पे जो है और थर्ड पे जो है मतलब लहान, उस नोंदी का मतलब उस नोंदी के जो मुद्दे है पॉइंट्स जो है उसकी टाचणी तयार, मतलब वो नोट्स तैयार किए गए. 4 नंबर है नोंदीच्या मर्यादा आखून टाचण्यांमध्ये तशा सूचना दिल्या गेल्या. मतलब ये जो नोट करके रखना है उसके लिए एक लिमिटेशन उस टाचणी में, मतलब ये जो नोट्स में वैसे सूचना दिया गया. फिफ्थ है प्रत्येक विषयातील मुख्य मध्यम लहान व नाममात्र नोंदीच्या याद्या तयार केल्या गेल्या. मतलब हर सब्जेक्ट में मुख्य मध्यम लहान और नाममात्र नोंदी की यादी तयार की गई. 6 से आकार विल्ल्यानुसार या याद्या लावण्यात आल्या. 6 में जो आकार और विल्य है उनके अनुसार याद्या उनकी लगाई गई. 1976 या वर्षी महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने मराठी विश्वकोशाचा पहिला खंड प्रकाशित केला. मतलब 1976 में, इस साल में महाराष्ट्र के जो राज्य साहित्य संस्कृति मंडल है
उन्होंने मराठी विश्वकोश का पहला खंड प्रकाशित किया यानी प्रस्तुत किया. सध्या विश्वकोशाचे 18 खंड प्रसिद्ध आहेत. मतलब अभी फिलहाल विश्वकोश के 18 जो खंड है प्रसिद्ध है. विश्वकोश यासाठी पहावा. अभी विश्वकोश किसके लिए देखने की जरूर है ये बताया है. फर्स्ट पॉइंट है आपल्या ज्ञानविषयक गरजा मराठीतून भागवण्यासाठी. मतलब हमारी जो ज्ञान विषयक जो गरजा है जो मराठी में से देखने के लिए वो मतलब हम लोग बोलते हैं कुछ सवाल उठते हैं तो उस सवाल का जवाब मिलने के लिए हम लोग को उसकी तृप्ति मिलने के लिए ये सब देखने के लिए जो स्टडीज की जो हम लोग की पूर्ति मिलने के लिए है हम लोग को विश्वकोश देखना जरूरी है. सेकंड, जागतिक ज्ञानक्षेत्राचे क्षितिज विस्तारताना आपल्या विविध विषयांतील कुतूहलास इष्ट वळण लागण्यासाठी. मतलब हम लोग को जागतिक ज्ञान क्षेत्र जो है मतलब पूरे वर्ल्ड का जो ज्ञान क्षेत्र है उसका क्षितिज विस्तारताना मतलब पूरे वर्ल्ड में ये जो ज्ञान क्षेत्र चालू है उसका टॉप जो है हम लोग को देखने के लिए और उसी सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट कुछ जो है आप आपको जो ऐसे लगता है कि ये आश्चर्यचकित करने वाले सब्जेक्ट है क्योंकि वो पढ़ने से कुछ अपना होने वाला है उसका जो इंफॉर्मेशन है वो देखने के लिए ये देखना जरूरी है. थर्ड है अभिव्यक्तीला योग्य चालना मिळण्यासाठी. मतलब जो हमारी अभिव्यक्ति है उसको योग्य चालना देने के लिए. फोर है सर्व प्रकारचे प्रलग व सूक्ष्म ज्ञान मराठी भाषेतून मिळण्यासाठी. मतलब हर एक प्रकार के प्रलग और सूक्ष्म ज्ञान मिलने के लिए मराठी भाषा के मिलने के लिए देखते हैं. मतलब ये जो चार चीजें हैं ये हम लोग को प्राप्त होने के लिए हम लोग को विश्वकोश देखना जरूरी है कि इसी वजह से ये चार पॉइंट्स देखने के लिए हम लोग को विश्वकोश हमेशा देखना चाहिए. विश्वकोश असा पहावा. मतलब अभी पहले हम लोग को बताया विश्वकोश कैसे तैयार हुआ, फिर विश्वकोश किस लिए देखना चाहिए और अभी विश्वकोश कैसे देखना चाहिए ये यहाँ पे बताया. एक, शब्द आकार विल्ल्यानुसार अनुज्ञेय पहावेत. मतलब जैसे हम लोग देखते हैं अभी डिक्शनरी में देखते हैं तो कैसे ABCD के अनुसार देखते हैं वैसे यहाँ पे आकार विल्य के अनुसार शब्दकोश देखने का है. मतलब विश्वकोश देखना है. सेकंड है बाराखडीतील स्वर व व्यंजन यांच्या स्थानानुसार अनुक्रमे दिलेला शब्द पहावा. मतलब सेकंड जो है जो बाराखड़ी हम लोग पढ़ते हैं मराठी और हिंदी में वैसे ये जो बाराखड़ी है उसके स्वर और व्यंजन उनके अनुसार ये शब्द देखना जरूरी है ऐसे यहाँ पे बताया. मतलब उसके अनुसार हम लोग को यहाँ पे शब्द दिए जाते हैं देखने को मिलते हैं. अनसा अस्नायक्लोपीडिया ब्रिटनिकाप्रमाणे मराठी भाषेतील सर्व विषयक संग्राहक विश्वकोश तुमच्या ज्ञानात तुमच्या भाषिक समृद्धीत निश्चित भर घालणारा आहे. एनसाइक्लोपीडिया जो है ये ब्रिटिनाकाप्रमाणे मतलब ब्रिटेन जो है उनके अनुसार मराठी भाषा के सभी विषय संग्रह के विश्वकोश तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारे भाषा में समृद्ध में आपके मतलब जो भाषिक समृद्धि जो रहती है भाषिक ज्ञान जो रहता है उसमें निश्चित भर डालने वाला है. मतलब उसमें बहुत सारा आपको ज्ञान मिलने वाला है. भाषा व त्या संबंधीचे संदर्भ यांची गंमत अनुभवण्यासाठी विश्वकोश पाहण्याची सवय लावून घ्यायला हवी. मतलब भाषा और उसके संदर्भ जो है उसकी जो गम्मत है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें विश्वकोश देखने की आदत लगा के लेनी चाहिए. तुमच्या माहितीसाठी तुम्हाला आवडणारी शब्दकोडी व फॅशनपैकी केशरचना या शब्दांचे संदर्भ विश्वकोशाचा आधार घेऊन येथे देत आहोत. मतलब हमारे इंफॉर्मेशन के लिए हमें जो पसंद आती है शब्द कोड़ी और फैशन जो केश रचना या तो हेयर स्टाइल इन सभी का संदर्भ हम लोग को विश्वकोश के आधार से यहाँ पे दिया है. तुम्हाला आवडणारे कोणतेही शब्द त्यांचे अर्थ संदर्भ विश्वकोशातून शोधा
व भाषेचे अनोखे अंग जाणून घ्या. विश्वकोश आता एका क्लिकवर. मतलब तुम्हें जो भी शब्द पसंद है उसका अर्थ, उसका संदर्भ जो है विश्वकोश में शोध ढूंढ सकते हैं और भाषा के जो अनोखे अंग है वो आप जान सकते हैं। और अभी जो विश्वकोश है जो सिर्फ एक क्लिक पे दिखाई देता है। यहाँ पे हमें वो HTTP लिंक दी हुए उस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को विश्वकोश का पूरा अनोखा रंग दिखाई पडेगा. शब्दकोडे. पुढील पानावरील शब्दकोडे दिलेल्या वाक्यांच्या आधारे सोडवा. मतलब यहाँ पे बताएं नेक्स्ट पेज पे जो शब्दकोडे जे दिए हैं वो वाक्य के आधार से हम लोग को सॉल्व करने हैं. एक है श्वेत गंगा या कविता संग्रहाचे कवी. मतलब जो श्वेत गंगा कौन से कवि ने लिखी है ये श्वेत गंगा कविता संग्रह उनका नाम लिखना है एक शब्दकोडे में. सेकंड है एका साहित्याचे आडनाव श्रीपाद कृष्ण. मतलब जो साहित्य है साहित्यिक है उनका नाम जो है श्रीपाद कृष्ण से स्टार्ट होता है उनका सरनेम सेकंड जो शब्दकोडा है उसमें लिखना है. थर्ड है तुरुंगात असताना देखील ज्यांची काव्य प्रतिभा बहरून येई असे साहित्य देशभक्त. मतलब जेल में रह के भी उनकी जो काव्य प्रतिभा बाहर के आई वैसे साहित्यक जो थे जो देशभक्त थे उनका नाम थर्ड शब्दकोडे में लिखना है. 4 नंबर है सुधाराचे संपादक. जो सुधारक है उनके संपादक का नाम 4 शब्दकोडे में लिखना है. 5th है कवि यशवंत यांचे आडनाव. ये जो कवि यशवंत जी है उनका सरनेम जो है 5th कोडे में लिखना है. 6 है विनोदी साहित्य लिहिणाऱ्या एका साहित्यकाचे आडनाव. मतलब 6 जो है जो विनोदी साहित्य कॉमेडी जो साहित्य लिखते हैं उन साहित्यकार के सरनेम लिखना है. 7 आहे मालतीबाई बेडेकर यांनी वापरलेल्या टोपण नावातील आडनाव. जो मालतीबाई बेडेकर है वो हमेशा अपना एक पेट नेम रखते हैं उसका सरनेम यहाँ पे 7 नंबर पे शब्दकोडे में लिखना है. और 8 नंबर पे कवि कुसुमाग्रज यांचे आडनाव. ये जो कवि कुसुमाग्रज जी है उनका सरनेम 8 नंबर शब्दकोडे में लिखना है. यहाँ पे शब्दकोडा दिया हुआ है और ये शब्दकोड हम लोग को वैसे वो पॉइंट्स के अनुसार सॉल्व करना है. और यहाँ पे देखो क्या बताया है. अर्थविनय याने 21 डिसेंबर 1913च्या न्यूयॉर्क वर्ल्डच्या अंकात अशा प्रकारचे पहिले शब्दकोडे प्रसिद्ध केले. ये जो शब्दकोडा है ये जो शब्दकोडा जो कभी अर्थविन यानी मतलब अर्थविन जो है उन्होंने 21 दिसंबर 1913 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड के अंक में ऐसा पहला शब्दकोड प्रसिद्ध किया था. यानी उन्होंने पहले ये शब्दकोडा उस न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर में पहले शुरुआत की थी. हाच तो चहा हे वाक्य दोन्हीकडून जरी वाक्य वाचले तरी एकसारखीच बनते. अशा प्रकारच्या शाब्दिक करामतीवर आधारित हे कोडे असावे असा अंदाज आहे. मतलब ये जो कोडे रहते हैं वो कैसे शाब्दिक करामती के आधार पे रहते हैं ऐसे बताया है. मतलब हाच तो चहा ये जो वाक्य जो है मतलब ये जो सेंटेंस है दोनों तरफ से पढ़ेंगे तो उसका एक जैसा ही अर्थ बनता है. मतलब हाच तो चहा किंवा चहा तो हाच मतलब दोनों का मीनिंग जो क्या है एक ही है. तो ऐसे जो मीनिंग वाले सेंटेंस है ऐसे शाब्दिक करामाती के आधार पे ही ये जो कोडे है ये बनाए जाते ऐसा अंदाज है. मुलांनो विविध वृत्तपत्रे मासिके साप्ताहिके यांमध्ये येणारी शब्दकोडी तुम्ही सोडवता आणि भाषेची गंमत अनुभवता. मतलब बच्चों यहाँ पे अपने को जो न्यूज़पेपर में मासिकों में जो साप्ताहिक में जो शब्दकोडी आती है उसमें आप वो सॉल्व करते हैं और उस टाइम पे उस सब्जेक्ट की गम्मत आप एक्सपीरियंस करते हो ऐसे यहाँ पे बताया है. म्हणून म्हटलं स्टॉप. एक फ्रेंच भाषा शब्दकोडांसाठी सर्वात सोयीस्कर भाषा. मतलब फर्स्ट बताया जो फ्रेंच भाषा है शब्दकोडे के लिए एकदम इजी भाषा है. सेकंड है
कॅनडामध्ये फ्रेंच व इंग्रजी शब्द योजून द्विभाषिक शब्दकोडे लोकप्रिय। मतलब कनाडा में फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा जो है वो दोनों ज्वाइन करके शब्दकोडे फेमस है। थर्ड, रशियामध्ये शब्दकोडांचा वापर प्रचारासाठीही, मतलब रशिया में शब्दकोडे का जो वापर है वो प्रचार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फोर, शब्दकोडासाठी चीनी भाषेचा अपवाद, मतलब चीनी भाषे में शब्दकोडे का एक अपवाद ऐसे बताया है। यहाँ पे क्या दिया है, शब्दकोडांचे प्रकार, मतलब जो शब्दकोडे के प्रकार जो रहते कैसे रहते वो बताएं। वर्तुळाकार यानी सर्कल में, बदामाच्या आकाराची यानी हार्ट शेप में, फुल्लीच्या खुणेच्या आकाराची, मतलब जो क्रॉस रहता है वैसे सिंबल के आकार की रहती है। शास्त्रीय किंवा गुप्त लेखनाची, मतलब शास्त्रीय या तो गुप्त लेखन की आकार की शब्दकोडे रहती है। फिर रहते चौकोनाची कोडी, मतलब स्क्वायर वाली कोडी। फिर है चित्र चौकोटी, मतलब चित्र की चौकट में बनाई हुई कोडे रहते हैं। साम्यकारी यानी साम्यकारी कोडे रहते हैं। और अनियमित आकाराची, मतलब उसमें आकार ही नहीं रहता है, ऐसे वाले शब्द कोडे रहते हैं। अशा कल्पनांवर आधारलेले अनेक प्रकार रूढ आहेत, मतलब ये जो कल्पना जो है उसके आधार पे ये प्रकार रूढ है। संगणकीय खेळांमध्ये विविध प्रकारच्या शाब्दिक कोडांचा समावेश होतो, मतलब जो संगणकीय खेल है उसमें भी अलग अलग शाब्दिक कोडे का समावेश होता है। एक आहे प्रसिद्ध विधान अथवा अवतरण देऊन त्यांचे लेख ओळखण्यास सांगणे, मतलब कोई एक प्रसिद्ध विधान या अवतरण दे के उसमें उसका लेख पहचानने के लिए बताना। सेकंड है एका शब्दातील अक्षरे फिरून नवीन शब्द तयार करणे, मतलब एक वर्ड है जो उसके जो वर्ड्स है जो उसके लेटर्स है वो घुमा फिरा के देने का, उससे सही वर्ड तयार करने का। थर्ड है काही शब्दातील रिकाम्या अक्षरांच्या जागा भरणे। थर्ड में क्या रहता है कि एक वर्ड दिया जाता है, उसमें थोड़े से लेटर्स दिए जाते हैं और थोड़े से लेटर्स ब्लैंक रखते हैं, तो वो ब्लैंक लेटर्स भरने का उसको कहते हैं शब्दातील रिकाम्या अक्षरांच्या जागा भरणे, उसे कहते हैं जो शब्द की जो रिक्त स्थान रहते हैं वो पूरे करने। सेकंड, केशभूषा। अभी यहाँ पे हम लोग को हेयर स्टाइल के बारे में बताया। पहले हम लोग ने शब्द कोडे के बारे में देखा, तो अभी केशभूषा देखते हैं। आजकाल केसांच्या वेगवेगळ्या स्टाईल्स करणे तुम्हाला सर्वांना आवडते, पण मुलांनो तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की पौराणिक काळापासून आकर्षक केश रचनेचे आकर्षण सर्व समाजात होते। मतलब आजकल जो बाल के हर एक स्टाइल करना जो सभी को पसंद आता है, और सभी बच्चे जो है ऐसे बताए कि सभी को आश्चर्य लगेगा कि ये जो हेयर स्टाइल जो है पौराणिक काल से ही चालू है, कि अलग अलग केश रचनाएं की जाती थी उस टाइम पे भी, और वो भी आकर्षक थी, और हर समाज में वैसे हर एक तरह तरह के केश रचनाएं किए जाते थे। केशभूषेत अंतर्भूत असणाऱ्या गोष्टी, मतलब जो केशभूषा जो है उसमें जो अंतर्भूत ऐसे अंतर्भूत असणाऱ्या, मतलब अंतर्भूत रहने वाली जो गोष्टी है वो बताया, मतलब उसमें उसमें क्या क्या रहता है, मतलब केशभूषा यानी क्या होता है, उसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं ये बताएं। केस कापणे, धुणे, नीट करणे, विंचरणे, कुरळे करणे, सरळ करणे, मतलब स्टार्टिंग में है बाल कटाना, फिर है बाल को धोना, थर्ड है बाल को ठीक से करना, मतलब नीट करना, मतलब जो धोने के बाद हम लोग सुखाते हैं वैसे। फिर फोर्थ है विंचरणे यानी बाल को कंघी करना, फिर है कर्ली करना, और फिर लास्ट में है सीधा करना, मतलब हर एक अपने अनुसार बाल के जो स्टाइल्स जो है वो करते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये केशभूषा में इम्पॉर्टंट चीज़ें होती है। आदिम लोक केसांना मातीचा लेप लावून आपला पराक्रम व गुणवैशिष्ट्ये दाखवण्याकरिता त्यात
विजय चिन्ह आणि पदके लावत। जो आदिम लोग जो है वो बाल में मिट्टी का लेप लगाते थे और उनका जो पराक्रम और गुण वैशिष्ट्य दिखाने के लिए जो विजय चिन्ह प्राप्त होती थी, पदके होती थी, वो उस बाल में लगाते थे। अभी यहाँ पे दिया है उद्देश्य। जो केशभूषे का उद्देश्य क्या है वो बताएं। केशभूषेचा मुख्य उद्देश्य, केशभूषेचा सामाजिक उद्देश्य, मतलब केशभूषे का जो मेन उद्देश्य, जो मेन पॉइंट है वो क्या है, आकर्षकता किंवा सौंदर्य वाढवणे, मतलब आकर्षित करना या सौंदर्य बढ़ाना। ये मेन जो हेयर स्टाइल का जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट्स बताए हैं। और केशभूषेचा सामाजिक उद्देश्य, और जो हेयर स्टाइल का जो सामाजिक सोशल उद्देश्य जो है पॉइंट्स है वो क्या बताएं। सामाजिक संकेतानुसार प्रतीकात्मक वेशभूषा करने, मतलब जो सोशल संकेत रहता है उसके अनुसार प्रतीकात्मक हेयर स्टाइल करना, ये जो रहता है, मतलब हम लोग देखो कुछ फंक्शंस रहते हैं तो उसके अनुसार हेयर स्टाइल करते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से जो हेयर स्टाइल करते हैं वो क्या होता है, सामाजिक संकेतानुसार केशभूषा करना। केशभूषेचा उगम यातून झाला असावा, मतलब केशभूषे का जो उगम है इसी में से हुआ होगा ऐसे बताया है। केस इतरांना दिसून न देण्याच्या पुरातन स्त्रियांच्या प्रयत्नातून केशबंधाची कल्पना पुढे आली असावी, मतलब जो केशभूषा जो है वो किसी को, मतलब अपने जो बाल जो है वो किसी को ना दिखाई दे, ये पुरातन मतलब पौराणिक काल से जो लेडीज थी उनका प्रयत्न रहता था, उसके अनुसार ये कल्पना आई हुई ऐसे दिखा है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया है, केशभूषे का उद्देश्य क्या है, आकर्षकता और सौंदर्य। ये जो यहाँ पे हेयर स्टाइल दिए है उस अनुसार क्या बताया गया है कि एक आकर्षण और सौंदर्य बढ़ाने की कोशिश की है, और किसी किसी के बाल जो है सामाजिक संकेत का अनुसार केशभूषा की हुई है, मतलब अभी ये सब जो क्वीन है तो उसके अनुसार उसकी केशभूषा बनाई है। ये भी है जो, मतलब ये जो हेयर स्टाइल जो है वो एक तो सौंदर्य, आकर्षण और सामाजिक संकेत के अनुसार बनाए हुए हैं। और ये जो बाल है जो जुड़े बने हुए हैं, ये ऐसे माना जाता है कि पुरातन काल में जो लेडीज थी वो अपने बाल किसी को ना दिखाई दे कि कितने लंबे हैं, कितने अच्छे, उसको नजर ना लगे, उसके वजह से ये जूड़े बांध के है, ऐसे उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसी कल्पना की है कि इसके वजह से उन्होंने ये जुड़े बांधे हुए हैं। अजंठा वेरूळ, कोणार्क, खजुराहो येथील शिल्पकृतीत आढळणाऱ्या स्त्री पुरुषांच्या केशरचना उल्लेखनीय आहेत। या प्राचीन केशरचनांचे अनुकरण भारतीय स्त्रिय करताना आढळतात। मतलब अजंता है, वेरूळ है, कोणार्क है, खजुराहो, ये 4 जगहों पे जो शिल्पकृति है वहां पे जो स्त्री और पुरुष की केश रचना जो हेयर स्टाइल दिखाई देती है, वही उन्हीं हेयर स्टाइल का अनुकरण अपनी जो इंडियन लेडी है वो करते हुए दिखाई देती है। तो बच्चों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिसमें मेरी कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सो टिल देन बाय।